ये कहानी है लालची पूरी भाजी वाला। आज तक कई जगह से पूरी भाजी खाई है, लेकिन आपकी पूरी भाजी जैसा स्वाद किसी और की पूरी भाजी में कहाँ। एक प्लेट में इंसान का दिल भी खुश और पेट भी खुश। अरे भाई साहब, ये तो सब ऊपर वाले की कृपा है, उसी ने मुझे इतना काबिल बनाया। भाई कुछ भी बोलो भाई साहब, मदन भाई साहब जैसी पूरी भाजी कोई और बना ही नहीं सकता। परसों मेरी पत्नी ने भी पूरी भाजी बनाई थी, लेकिन इन जैसा स्वाद उसमें 1% भी नहीं आया। आप मेरे लिए 2 प्लेट पूरी भाजी पैक भी कर दीजिए। आज मैं अपनी पत्नी को पूरी भाजी खिलाकर बताऊंगा कि कैसे बनती है असली पूरी भाजी। ठीक है भाई साहब, मैं अभी पैक कर देता हूँ। मदन काफी समय से पूरी भाजी बेचने का काम करता था। मदन के हाथ की पूरी भाजी का स्वाद लोगों को काफी ज्यादा पसंद था। लोग बड़े ही शौक से मदन की पूरी भाजी की सब्जी खाया करते थे। कभी तो मदन को भंडारों और घर में हो रहे छोटे मोटे फंक्शन में अक्सर ऑर्डर आ जाता था। मदन और उसकी पत्नी इस काम से काफी ज्यादा खुश थे और उनकी काफी अच्छी खासी जिंदगी भी चल रही थी। हर दिन की तरह मदन अपना पूरी भाजी का काम खत्म करके घर लौटता है तो देखता है कि उसकी पड़ोस वाले घर पर एक बड़ी सी गाड़ी खड़ी है, जिसे देख मदन अंदर आता है और इस बारे में अपनी पत्नी कौशल्या से पूछता है। अरे कौशल्या, हमारे पड़ोस वाले घर पर वो इतनी बड़ी गाड़ी किसकी है? लगता है उनके यहाँ कोई मेहमान आया है। अरे पहले आप मुंह मीठा करिए, फिर बताती हूँ। लेकिन मुंह मीठा क्यों? ये लड्डू किसके यहाँ से आए हैं? अरे हमारे पड़ोस में जो गाड़ी खड़ी है वो हमारे पड़ोसी की है। आज इन्होंने नई गाड़ी खरीदी है। गाड़ी की खुशी में आज इन्होंने मिठाई बांटी है। क्या कहा तुमने? उन्होंने गाड़ी खरीद ली? अरे उनका तो मामूली बर्तनों का काम था ना। बर्तनों के काम में इतना ज्यादा पैसा कब से होने लगा? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि उन्होंने नई गाड़ी ही खरीदी। अरे तो आप इतना क्यों शॉक हो रहे हैं? अच्छी बात है ना, उन लोगों के घर की तरक्की हुई है। सालों से वो काम में हैं, पैसे जोड़ रहे हैं। अब ज्यादा मत सोचिए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। मदन की पूरी भाजी आसपास के इलाकों में भी काफी ज्यादा फेमस थी। लोग दूर दूर से मदन की पूरी भाजी खाने के लिए आया करते थे। सालों से इतने अच्छे काम के बावजूद भी मदन ने आज तक अपने लिए एक बाइक तक नहीं खरीदी थी। वहीं पड़ोस में नई गाड़ी आता देख मदन को अपने ही पड़ोसियों से जलन होने लगी थी। अब वो रात भर भी इसी बात को सोचता रहता है। इतने सालों से पूरी भाजी बेच रहा हूँ, लेकिन आज तक खुद के लिए कुछ भी नहीं खरीद पाया। और एक वो जो बर्तन बेचकर इतनी महंगी गाड़ी खरीद कर ले आया, उसका कुछ करना पड़ेगा मदन, वरना तू तो जिंदगी भर पूरी भाजी बेचता रह जाएगा और कुछ भी नहीं कर पाएगा। अगले दिन मदन हर रोज की तरह अपनी दुकान खोलता है और पूरी भाजी बनाकर लोगों को खिलाता है। तभी मदन एक बर्फ के गोले वाले को देखता है, जो बहुत छोटा सा बर्फ का गोला बनाकर बेच रहा था, वो भी 20 रुपए में। लेकिन इसके बावजूद भी लोग उससे बर्फ का गोला खरीद कर खा रहे थे। कुछ साल पहले तक तो इससे बड़ा बर्फ का गोला 5 रुपए में आता था, लेकिन अब देखो इतना सा बर्फ का गोला और इसके लिए लोग 20 रुपए दे रहे हैं। यही होता है जब किसी चीज का स्वाद आपकी जुबान पर बैठ जाए, तो वो 100 रुपए का ही क्यों ना बिके, लेकिन लोग खरीदते जरूर हैं। मदन इतना बोलता ही है कि तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है। मदन मानना पड़ेगा, क्या बात कही तूने। मेरी पूरी भाजी की शुरुआत हर किसी की जुबान पर बैठा हुआ है। अगर मैं अपनी 30 रुपए की पूरी भाजी की प्लेट 40 रुपए कर दूं तो भी लोग जरूर खाएंगे। इससे मुझे मुनाफा भी होगा और अपने लिए कुछ खरीद भी पाऊंगा। मदन अगले दिन ही अपनी 30 रुपए की पूरी भाजी की प्लेट 40 कर देता है, जिसे देख उसके ग्राहक। अरे ये क्या मदन भाई, कल तक तो आपकी पूरी भाजी की प्लेट 30 रुपए की थी, आज आपने 40 रुपए कर दी, अचानक से 10 रुपए बढ़ा दिए। अरे भाई साहब, आप ही बताइए क्या करूं, सरकार ने सभी चीजों के दाम इतने बढ़ा दिए हैं। आलू 30 रुपए किलो कर दिए हैं, आटा 35 रुपए किलो, बाकी मसाले तेल का दाम तो पूछो ही मत, ऊपर से बिजली का भी तो पैसा देना होता है। महंगाई बढ़ेगी तो दाम भी बढ़ेंगे,
लेकिन अब आप फिक्र मत कीजिए, जो स्वाद पहले था वही स्वाद अभी भी है। मदन की पूरी भाजी का स्वाद लोगों की जुबान पर इस कदर बैठ चुका था कि वो लोग 40 रुपए देकर भी पूरी भाजी की प्लेट खरीद कर खा रहे थे। ऐसे ही कुछ समय गुजर जाता है। 10 रुपए बढ़ाकर मदन ने काफी सारे पैसे जोड़ लिए थे। सिर्फ 10 रुपए दाम बढ़ाकर मैंने कितने पैसे जोड़ लिए। एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं हर रोज सब्जी, आटा, तेल लेता हूँ। वहाँ से लेने के बजाय किसी छोटी दुकान से सामान लेना शुरू कर देता हूँ। आधे दाम में भी मिलेगा और वो पैसे भी बचेंगे मेरे पास। मदन का लालच दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। अब मदन अच्छी खासी क्वालिटी का आटा, तेल, मसाले का इस्तेमाल करने की बजाय सस्ते आटे, तेल का इस्तेमाल कर रहा था, जिसे थोड़ा बहुत असर उसकी पूरी भाजी के स्वाद पर भी पड़ रहा था। अरे मदन भाई साहब, आजकल आपकी पूरी भाजी का स्वाद थोड़ा अलग सा दिख रहा है। जो स्वाद पहले आता था वो अब नहीं है। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप? भला मेरी पूरी भाजी के स्वाद में कोई बदलाव आ सकता है? वो तो मैंने एक नया मसाला डाला है। अगर आप लोगों को पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं कल से नहीं डालूंगा। ग्राहकों की शिकायत करने के बावजूद भी मदन का लालच खत्म नहीं होता। अब अगले दिन से मदन अपनी भाजी की सब्जी को गाढ़ा बनाने की बजाय उसमें ढेर सारा पानी डालकर उसे पतला कर देता है। तो वहीं पूरियों का साइज भी वो काफी छोटा कर देता है। पहले से पूरी का साइज काफी छोटा लग रहा है। ऊपर से सब्जी तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे आलू भाजी नहीं बल्कि पानी की भाजी बनाते हो। अरे स्वाद भी नहीं है पहले जैसा। पहले तो एक प्लेट में पेट और दिल दोनों खुश हो जाता था। अब ना तो पेट खुश होता है और ना दिल। अब मदन के सारे ग्राहक उसकी पूरी भाजी को देखकर उदास हो रहे थे। तो वहीं मदन अपने लालच के चलते काफी पैसे जमा कर लेता है और आज अपनी पत्नी के लिए एक सोने का हार लेकर आता है, जिसे देखकर वो खुश होने की बजाय कौशल्या काफी हैरान हो जाती है। ये आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए जो अभी सोने का हार खरीद लिया है? कैसी पत्नी हो तुम? अरे खुश होने के बजाय मुझसे सवाल कर रही हो। उस दिन देख रहा था मैं कि कैसे वो पड़ोस वाली शांति तुम्हें अपना नया सोने का हार दिखाकर जला रही थी। तुम्हारा भी तो मन था ना ऐसे ही सोने के हार को पहनने का? वो मुझे जला नहीं रही थी, और मैंने कब कहा आपको कि मुझे सोने का हार पहनना है? मुझे इन चीजों का इतना ज्यादा शौक नहीं है। और आप पहले ये बताइए कि आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए? पूरी भाजी बेचकर इतने पैसे तो कमा नहीं सकते कि इतना महंगा सोने का हार खरीद ले। अपनी पत्नी के बार बार सवाल करने पर मदन को ना चाहते हुए भी उसे सारी बात बतानी पड़ती है, जिसे सुन कौशल्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये आप क्या बोल रहे हैं? आपका दिमाग तो ठीक है। इतने सालों से आप पूरी भाजी बेचते आए हैं और अब इस तरह से बेईमानी कर रहे हैं। आप जानते हैं ना क्यों लोगों को आपके हाथ की पूरी भाजी इतनी पसंद है और आप उनके साथ ये सब कर रहे हैं। ऐसा मत करिए, उन लोगों का विश्वास मत तोड़िए। और आप तो उनके सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कल को अगर ये बात किसी को पता चल गई तो ना चाहते हुए भी कितनी बड़ी मुसीबत हो सकती है। तुम तो कभी शुभ बोल ही नहीं सकती। अरे ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? तुम्हारे लिए, कि मैं तुम्हें वो हर चीज दे सकूं। तुम भी ना अभी सोने का हार ले जाकर अलमारी में रख दो और जल्दी से मेरे लिए खाना लगाओ। बहुत जोरों की भूख लगी है। कौशल्या मदन को काफी ज्यादा समझाती है, लेकिन मदन के सर पर तो जैसे लालच का भूत सवार हो चुका था। उसे तो बस अब जैसे तैसे करके पैसे कमाने थे, चाहे उसके लिए मदन अपने ग्राहकों की सेहत के साथ खिलवाड़ क्यों न करे। ऐसे ही काफी समय गुजर जाता है। मदन की पूरी भाजी की दुकान के सामने ही एक सोमनाथ नाम का एक आदमी पूरी भाजी का ठेला लगाता है। कहने को सोमनाथ का एक छोटा सा ही ठेला था, लेकिन उसके ठेले पर बन रही पूरी भाजी की खुशबू लोगों को अपनी तरफ खींच रही थी। अब तो इनकी पूरी भाजी में रत्ती भर भी स्वाद नहीं रहा। वो देखो, उस ठेले वाले की पूरी भाजी से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। मेरा तो उस ठेले वाले की पूरी भाजी खाने का मन कर रहा है। मेरा भी कर रहा है। चलो चलते हैं। अब मदन की दुकान पर पूरी भाजी खाना छोड़ उस ठेले के पास जाते हैं। वो ठेले वाला सिर्फ 20 रुपए में स्वादिष्ट और भरपेट लोगों को पूरी भाजी खिला रहा था।
जिससे अब सभी मदन के ग्राहक धीरे धीरे उस ठेले वाले से पूरी भाजी के ग्राहक बनते जा रहे थे। ये सोमनाथ का बच्चा तो मेरी पूरी भाजी का धंधा ही बंद करवा देगा। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अपना नुकसान होता देख मदन कुछ लोगों को पैसे खिलाकर सोमनाथ को धमकाने के लिए भेज देता है। अरे आइए भाई साहब, बताइए कितनी प्लेट लगा दूं आपकी पूरी भाजी की? पूरा ठेला ही दे दो हमें। भाई साहब क्यों मजाक कर रहे हो? रात हो गई है, ठेला बंद करने का समय आ गया है, जल्दी बताइए। हम मजाक नहीं कर रहे, ये पूरा का पूरा ठेला हमें दे दो, वरना यहाँ से जिंदा बच के जा नहीं सकोगे। आप लोग कौन हैं और क्यों मुझ गरीब की रोजी रोटी पर लात मार रहे हैं? ये तेरी पहली और आखिरी चेतावनी है। अगर तू कल से यहाँ पर अपना पूरी भाजी का ठेला लेकर नजर आया भी तो तेरी हड्डी पसली तोड़ कर रख देंगे, समझा? सोमनाथ काफी सीधा साधा आदमी था, इसलिए वो डर के मारे अगले दिन से अपना पूरी भाजी का ठेला लेकर वहाँ से चला जाता है। और अब मजबूरन सभी ग्राहक को पहले की तरह ही मदन के ठेले पर जाकर पूरी भाजी खानी पड़ती है। जैसे जैसे समय गुजर रहा था वैसे वैसे अब मदन का लालच भी बढ़ता ही जा रहा था। पहले तो मदन उसकी छोटी मोटी दुकानों से कम पैसों में राशन ले लिया करता था, लेकिन अब मदन एक रघु नाम के आदमी से मिलता है जो उसे आधे से भी आधे पैसों में सारा सामान दे रहा था। इस सामान का बना खाना खाकर कहीं मेरे ग्राहकों को कुछ होगा तो नहीं? अरे भाई साहब कैसी बातें कर रहे हैं, सालों से हम इस धंधे में हैं। बड़े बड़े होटलों में भी हमारे यहाँ से ही सामान जाता है। आप परेशान ना हो, आंख बंद करके हमारे यहाँ से सामान ले जाइए। अब तो लगता है कुछ हफ्तों में मैं अपनी मनपसंद की गाड़ी खरीद ही लूंगा, और वो भी उन पड़ोसियों से भी अच्छी। बड़ा इतरा रहे हैं ना, अब दिखाता हूँ मैं उन्हें। पैसों के चलते मदन काफी खराब क्वालिटी का सामान लेकर घर पर आता है, जिसे देख कौशल्या कहती है, हे भगवान, ये आप क्या कर रहे हैं? इतना भी लालच सही नहीं है। आप इतने ज्यादा गिर जाएंगे ये मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। भगवान से तो डरिए। अरे मैं दुनिया का पहला आदमी नहीं हूँ जो ये सब कर रहा हूँ। जिससे मैं सामान खरीदता हूँ उसने भी मुझे बताया है कि उसके यहाँ से ये सारा सामान बड़े बड़े 5 स्टार होटल वाले भी लेकर जाते हैं। मेरी तो फिर भी छोटी सी पूरी भाजी की दुकान है। जब उनका होटल में खाने वालों को कोई नुकसान नहीं होता तो मेरे ग्राहकों को क्या ही नुकसान होगा? तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा क्या? मेरे 4 पैसे बच रहे हैं। वो लोग अमीर होते हैं, कोई नुकसान भी हो जाए तो लाखों रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन हमारे ग्राहक हमारे जैसे ही एक साधारण परिवार से है। ऐसा मत करिए। बस करो तुम्हें तो बस सारी जिंदगी सादी से ही जिंदगी जीनी है, लेकिन मुझे नहीं जीनी। मुझे सब कुछ चाहिए अपनी जिंदगी में, समझे तुम? कौशल्या चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। समय गुजरता है और अब धीरे धीरे मदन के लो क्वालिटी में बनी पूरी भाजी खाकर लोगों की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगी थी। मुकुल भाई साहब, आजकल रमन भाई साहब कहीं दिख नहीं रहे, कहाँ रह गए? और अब पता नहीं यार, सुनने में आया कि आजकल उसकी तबीयत ठीक नहीं है, अस्पताल के बस चक्कर लग रहे हैं। लेकिन वो तो काफी स्वस्थ इंसान है, उन्हें अचानक क्या दिक्कत हो गई? अरे ये तो वही जाने। वैसे हमारे मोहल्ले में जो सुशील जी रहते हैं ना, उनका भी कुछ ना कुछ ऐसा ही हाल है। ना जाने क्या हो गया है आजकल लोगों को, काफी तबीयत खराब हो रही है सबकी। शुरुआत में तो लोगों के पेट में दर्द शुरू हो जाता है और जब डॉक्टर से वो इलाज करवाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्हें फूड पॉइजनिंग हो चुका है। जहां पहले मोहल्ले में ये परेशानी 4 लोगों को थी, तो वहीं अब ये मोहल्ले के उन सभी लोगों को होने लगी थी जो अक्सर मदन के यहाँ से पूरी भाजी खाया करते थे। आखिरकार क्या हो रहा है? कहीं वो जो हमारे मोहल्ले में नया पूरी भाजी वाला आया था अपना ठेला लेकर, कहीं ये उसकी पूरी भाजी खाने का तो नतीजा नहीं है? मुझे नहीं लगता। उसने तो 2 हफ्तों से हमारे मोहल्ले में आना भी बंद कर दिया है। अगर उसकी पूरी भाजी में कोई गड़बड़ होती तो ये परेशानी लोगों को 2 हफ्ते से पहले से शुरू हो जाती ना। मुझे तो कुछ और गड़बड़ लग रही है।
कहीं ऐसा तो नहीं कि मदन की पूरी भाजी में कुछ मिलावट हो? मुझे ऐसा नहीं लगता। सालों से हम लोग उसके यहाँ पूरी भाजी खाते आ रहे हैं, लेकिन हमें तो कोई परेशानी नहीं हुई। तुम ठीक कह रहे हो। वैसे मेरी पत्नी का भाई आया है, वो एक फूड इंस्पेक्टर है। अगर मैं उसे मदन के दुकान पर लेकर जाऊं तो वहां की पूरी भाजी खिलाऊं तो वो आसानी से बता देगा कि मदन की पूरी भाजी में कोई मिलावट है या नहीं। ये सही कहा आपने। एक काम करो ना, तो तुम अपने साले को लेकर शाम को आ जाना। अभी तो मदन की दुकान भी बंद है। शाम को जैसे ही वो दुकान खुलेगा हम उसके यहाँ चलेंगे। अपने साले फूड इंस्पेक्टर रोहित के साथ शाम को मदन की पूरी भाजी की दुकान पर जा पहुंचता है। रोहित मदन की पूरी भाजी देखते ही समझ जाता है कि इसमें मदन ने कुछ मिलावट की है। वो उसकी एक प्लेट करवाता है पैक और सीधा उसे लैब भेज देता है। लैब की रिपोर्ट आने पर रोहित का ये शक सच में बदल जाता है और अब वो पूरे मोहल्ले वाले को मदन की पूरी भाजी की दुकान पर लेकर जाता है। क्या बात है, लगता है आज आप सभी के घर में चूल्हा नहीं जला है, तभी तो मेरी पूरी भाजी खाने के लिए आए हैं। आप सब रुकिए, मैं जल्दी से गर्मा गर्म पूरियां तल देता हूँ। अब ये काम जाकर पुलिस स्टेशन में करना। पुलिस स्टेशन में क्यों? लगता है पुलिस वालों के यहाँ कोई फंक्शन हो रहा है क्या? तभी तो मुझे वहां से ऑर्डर आया है। इतना भोला बनने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे यहाँ से जो मैंने कल पूरी भाजी की प्लेट पैक करवाई थी, उसे लेकर मैं लैब में गया था। कुछ टेस्ट करवाने पर पता चला कि तुम बहुत ही खराब क्वालिटी का तेल, सब्जी, मसाले और आटे का इस्तेमाल कर रहे हो। तभी यहाँ के लोगों को इतनी परेशानी हो रही है। अभी भी कई सारे लोग अस्पताल में भर्ती हैं। कई लोगों को फूड पॉइजनिंग हो चुकी है। तुम्हें शर्म नहीं आती इतनी नीच हरकत करते हुए? ये आप क्या कह रहे? भला मैं ऐसा क्या करूंगा? मैं तो सालों से यहाँ पूरी भाजी बेचता आया हूँ। आज तक कभी किसी को कोई तकलीफ ही नहीं हुई जो अब हो रही है। मुझे तो ये सब उससे सोमनाथ का काम लगता है जी। कुछ हफ्ते पहले ही तो वो यहाँ पूरी भाजी बेचा करता था। उसी के आने के बाद ही तो आप सब लोगों को परेशानी हुई है। आप लोग उसे क्यों नहीं पकड़ते? मुझे पता था कि तुम सोमनाथ पर इल्जाम लगाओगे, इसलिए कल तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद मैंने सोमनाथ का भी पता लगवाया था। वो पासी के बाजार में पूरी भाजी बेचता है। मैंने उसके यहाँ से भी प्लेट पैक करवाई और लैब भेजी, लेकिन उसकी पूरी भाजी में कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा था। और अब ये देखो, मैं ये रिपोर्ट भी लेकर आया हूँ। ये सब देख मदन समझ चुका था क्या उसका खेल खत्म है। मदन वहाँ से भागने लगता है कि तभी वो सारे लोग मदन को पकड़ लेते हैं। इससे पहले कि वो सब मिलकर मदन को मारे कि तभी वहाँ पुलिस आती है और मदन को पकड़कर जेल में बंद कर देती है। जब ये सारी बात कौशल्या को पता चलती है तो वो भागी भागी मैडम के पास जेल में आती है। मैं आपसे कहती थी ना कि लालच बुरी बला है, छोड़ दीजिए ये सब। पहले आपका पूरी भाजी का काम कितना अच्छा चलता था, कम पैसों में भी हम कितने खुश थे, लेकिन आपके लालच के चक्कर में सब कुछ बर्बाद हो गया। आस पड़ोस के लोग भी आपके बारे में कितना भला बुरा कह रहे हैं। आप यहाँ जेल में बंद हैं, आपकी दुकान भी तोड़ दी गई है। पुलिस वाले कह रहे हैं अब ये मुकदमा सीधा कोर्ट में जाएगा। आप जानते हैं आपको कितने समय तक की सजा हो सकती है? कौशल्या, अरे मुझे माफ कर दो। काश मैं तुम्हारी बात पहले से मान जाता। लालच में नहीं आता। लालच में आकर मैंने अपनी इज्जत, अपना काम, सब कुछ खो दिया। अब मैं क्या करूं कौशल्या, तुम ही बताओ। क्या बताऊं? इतने समय से मैं आपको समझा रही थी, लेकिन आपने मेरी एक ना सुनी। अब हम कुछ नहीं कर सकते। अब जो करेगी वो लोगों की अदालत करेगी। शुक्र बनाइए कि आप लोगों के हाथ नहीं आए। मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगी कि आपको कम से कम सजा हो। कोई अच्छा वकील भी हमारे साथ में नहीं है। हे भगवान, ये मुझसे क्या हो गया? लालच में आकर मैंने क्या कर दिया? मदन के पास अब रोने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। मदन का केस कोर्ट में जाता है और अब अदालत के फैसले के बाद मदन को एक भारी रकम चुकानी पड़ती है और साथ ही साथ मदन को 2 साल की सजा भी होती है। तो वही ईमानदारी से अपने छोटे से ठेले पर पूरी भाजी बेचने वाले सोमनाथ का काम ट्रेन की तरह चल पड़ता है।
जहां अपनी मेहनत और ईमानदारी से सोमनाथ ने आज अपने छोटे से ठेले को एक बड़ी सी दुकान में बदल दिया था, तो वहीं मदन ने लालच में आकर सब कुछ खो दिया था। तो दोस्तों, कहानी यही खत्म हुई। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए।